हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाइडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल कोर्स। चल रहा है हमारा फ्लूइड डायनामिक्स का, और इस फ्लूइड डायनामिक्स के कोर्स में एक लेक्चर मैंने दिया है जिसमें हम लोगों ने टूथपेस्ट के बारे में डिस्कशन किया था। आपको टूथपेस्ट खिलाया था और वो लेक्चर को देखने के बाद आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझ में आया होगा फ्लूइड का। तो अब इस वाले लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स पढ़ेंगे। सो लेट्स रिकैप कि टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स पढ़ने से पहले हम लोगों ने जो सीखा फ्लूइड डायनामिक्स का एक्चुअली क्या होता है उसका एक डेफिनेशन साथ साथ लिखते चलिए। सो हाइड्रोडायनेमिक्स, नाम से पता चल रहा है हाइड्रो, जहाँ कहीं भी आपको हाइड्रो वर्ड आएगा सर आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए समथिंग रिलेटेड टू वाटर, फ्लूइड, समथिंग लाइक दैट। तो हाइड्रोडायनेमिक्स मीन्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। कुछ लोग मैथमेटिक्स का ब्रांच बोलते हैं, कुछ लोग फिजिक्स का ब्रांच बोलते हैं, और कुछ लोग तो साइंस का ब्रांच बोलते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग का ब्रांच बोलते हैं। सो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड एंड इंटर कनेक्टेड। तो जिसका जो ब्रांच बोलना है बोलिए, क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो हम लोग मैथमेटिक्स का ब्रांच बोलेंगे। हाइड्रोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का एक ऐसा ब्रांच है विच डील्स विद मोशन ऑफ फ्लूइड्स एंड या फिर दैट ऑफ द बॉडीज इन द फ्लूइड्स। मतलब हाइड्रोडायनेमिक्स में दो तरह की चीज़ें हम लोग स्टडी करते हैं। एक कि फ्लूइड के ही मोशन को स्टडी किया जाता है। फ्लूइड बोले तो लिक्विड, गैस। तो अगर गैस मूव कर रही है, गैस स्टेशनरी है, लिक्विड मूव कर रही है या फिर लिक्विड स्टेशनरी है, तो दोनों ही केसेस में हम लोग लिक्विड और गैसेस को स्टडी कर रहे हैं। सो फ्लूइड को ही स्टडी कर रहे हैं, तो उस स्टडी को हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स बोलेंगे। ठीक है, उसके मूवमेंट को। सेकेंड, बॉडीज इन फ्लूइड्स, मतलब फ्लूइड के अंदर अगर कोई बॉडी है और वो मूव कर रहा है तो उसको हम लोग हाइड्रोडायनेमिक्स बोलेंगे। नाम पकड़िएगा यहाँ पे, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब मोशन। तो जब कभी भी मोशन आएगा तो हम डायनेमिक्स वर्ड यूज करेंगे। जब कभी भी स्टेशनरी चीजें होंगी सो इन दैट केस विल बी यूजिंग द टर्म कॉल्ड स्टैटिक्स। तो हाइड्रोस्टैटिक्स भी होता है, हाइड्रोडायनेमिक्स भी होता है। हाइड्रोस्टैटिक्स में हम लोग वैसे फ्लूइड को स्टडी करते हैं जो स्टेशनरी होता है, मतलब जो स्थिर होता है, रुका हुआ होता है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब वैसे फ्लूइड्स जो मूव कर रहे हो। अब सिर्फ फ्लूइड ही मूव नहीं कर रहे हो, सपोज फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर मान लीजिए मार्कर है और ये मूव कर रहे हैं, तब हम उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोडायनेमिक्स। मान लीजिए फ्लूइड आपके स्टेशनरी है और मार्कर भी अंदर में जाकर के चुपचाप बैठा हुआ है, स्टेशनरी है, तब वो हाइड्रोडायनेमिक्स के कैटेगरी में आएगा क्या? नहीं आएगा। दैट विल बी कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स। समझ में आया? और यदि अगर मान लीजिए एक बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें मार्कर जो है ना वो मूव कर रहा है, तब क्या वो हाइड्रोस्टैटिक्स का केस होगा या हाइड्रोडायनेमिक्स का? हाइड्रोडायनेमिक्स का। तो नाम से ही पता चल रहा है जब कभी भी मोशन होगा, या तो फ्लूइड का मोशन हो सकता है और या फिर कोई ऑब्जेक्ट है फ्लूइड में उसका मोशन हो सकता है। मोशन किसी का भी हो सकता है, मोशन होना चाहिए। तो जब कभी भी मोशन होगा तो इन दैट केस द टर्म कॉल्ड डायनामिक्स विल बी यूज्ड। और यदि फ्लूइड से रिलेटेड है तब उसको हम लोग फ्लूइड डायनामिक्स बोलिए या हाइड्रोडायनेमिक्स बोलिए। फ्लूइड डायनामिक्स बोले तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो जाता है। फ्लूइड में आपके अलग अलग तरह के लिक्विड्स आ जाएंगे, अलग अलग तरह के गैसेस आ जाएंगे, है ना, जैसे केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तब वो फ्लूइड के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आएगा। हाइड्रो का टर्म जहां पे भी आता है मतलब वाटर इज द मेन हीरो। तो जो कुछ भी होंगी वो पानी में होंगी, और जनरली हम लोग जो कुछ भी स्टडी करते हैं वो पानी से रिलेटेड करते हैं। इसीलिए फ्लूइड डायनामिक्स को कभी कभी हम लोग हाइड्रोडायनामिक्स बोलते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो सारी चीज़ें हैं ना वो क्या है, पानी के रेस्पेक्ट में हम लोग चीज़ों को करते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स में क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मोशन ऑफ द फ्लूइड्स और दैट ऑफ द बॉडीज इन द फ्लूइड्स। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, फ्लूइड के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था, उसका एक समरी देखते हैं कि फ्लूइड मतलब व्हाट इज एनी सब्सटेंस, मतलब कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इनफाइनाइट डिफॉर्मेशंस और कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशंस होते रहते हैं। सो वो ज़्यादा टेक्निकल डेफिनेशन है। सिंपल कॉमन ले लैंग्वेज में वी कैन से दैट इट इज सिंपली अ सब्सटेंस विच इज केपेबल ऑफ फ्लोइंग। कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्लो करने के केपेबल हो, बहने के केपेबल हो,
वैसे सब्सटेंस को फ्लूइड बोलेंगे, नाम से पता फ्लूइड, एनी सब्सटेंस विच इज केपेबल ऑफ फ्लोइंग। सेकेंड देखिए, इसमें लिक्विड्स भी आते हैं, गैसेस भी आते हैं, ठीक है। जनरली हमारा कॉमन नोशन होता है, वी जनरली थिंक ऑफ दैट फ्लूइड ओनली मीन्स लिक्विड्स, नो इट्स नॉट लाइक दैट। फ्लूइड ऑल्सो मीन्स लिक्विड्स एंड गैसेस। फ्लूइड्स का मतलब लिक्विड्स और गैसेस दोनों है। लिक्विड्स जब हम बात करेंगे तो वो इनकम्प्रेसिबल होगा, लिक्विड्स जब भी बात करेंगे तो वो इनकम्प्रेसिबल होगा। वेनेवर वी टॉक अबाउट द लिक्विड्स वी कंसिडर इट एज इनकम्प्रेसिबल। बट क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ये कोई भी इनकम्प्रेसिबल चीज एग्जिस्ट करता है? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एन इनकम्प्रेसिबल थिंग टू एग्जिस्ट? नो, आइडियली स्पीकिंग ये एग्जिस्ट नहीं करता है। ये जो लिक्विड्स है ना, जो हम इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल नाम का दुनिया में कोई भी चीज नहीं होता है। हर चीज को आप कंप्रेस कर सकते हो, बहुत छोटे मात्रा में कर सकते हो, लेकिन कर सकते हो। सो दिस इज एक्चुअली एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि कंप्रेस करने की जो इंटेंसिटी होती है ना बहुत कम होती है, तो हम लोग एनालिसिस के लिए उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो रिजल्ट उतना चेंजेस नहीं आता, दैट मतलब उतना कुछ वियर्ड रिजल्ट नहीं आता, हमें जो रिजल्ट चाहिए वो मिल जाता है, ठीक है। तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी की जो इंटेंसिटी है दैट इज नॉट अफेक्टिंग द फाइनल आउटपुट ऑफ द रिजल्ट, एंड हेंस वी कंसिडर इन आइडियल केसेस टू द लिक्विड्स टू बी इनकम्प्रेसिबल। वरना प्रॉब्लम यह होगा कि यदि अगर मान लीजिए हर चीज हम लोग प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक चीजों को लेकर के चले, तब वहां पे जो वेरिएबल्स होंगे ना, फैक्टर्स होंगे, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और हर चीज़ को एनालाइज करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आजकल तो एआई ज़माना है, कर सकते हैं, बट अननेसेसरी है, वो आपका कॉस्ट बढ़ाएगा, टाइम बढ़ाएगा और कोई फ़ायदा देगा नहीं एज सच। तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज वी अज्यूम सर्टन थिंग्स। सो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, द ब्यूटी इज वी अज्यूम, लेट्स अस अज्यूम, सो दैट एक्चुअली reduces so many unnecessary factors. Did you get it? So if someone asks you, are liquids really incompressible? आप बोलोगे no. Practically speaking, nothing in this universe is incompressible. Ideally speaking, yes. Clear one? So liquids को हम लोग incompressible consider करते हैं और gases को हम लोग compressible consider करते हैं. So fluid क्या है? Any substance which is capable of flowing, उसमें लिक्विड्स गैसेस दोनों आ जाते हैं। देन लिक्विड्स को हम इनकम्प्रेसिबल कंसिडर करते हैं और गैसेस को कंप्रेसिबल कंसिडर करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये डेफिनेशन आपने लिखा, फिर ये फ्लूइड के कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख लो, मतलब इतनी ज़रूरत है। मैं सिर्फ वही पॉइंट्स आपको लिखाऊंगा जो आपको एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। ये सब एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये बेसिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखिए, यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं एक्चुअल फ्लूइड्स। एक्चुअल फ्लूइड्स, अब नाम से पता चल रहा है एक्चुअल फ्लूइड क्या है। एक्चुअल मतलब जो वास्तविक है, जो रियल है। तो हम फ्लूइड को दो तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं, एक बोल रहे हैं परफेक्ट फ्लूइड, एक बोल रहे हैं एक्चुअल फ्लूइड। वी आर क्लासिफाइंग द फ्लूइड्स इन टू डिफरेंट कैटेगरीज, वन वी आर कॉलिंग एज अ परफेक्ट फ्लूइड, अनदर वी आर कॉलिंग एज एन एक्चुअल फ्लूइड। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस? परफेक्ट फ्लूइड, द कैरेक्टरिस्टिक्स आर नॉन विस्कस, द विस्कोसिटी शुड बी 0, incompressible and only normal stress. And in case of actual fluid, वो viscous होना चाहिए, compressible होना चाहिए और both normal और shearing stress होना चाहिए। मैं समझाऊंगा ये सारी चीज़ें क्या है। फिलहाल के तौर पे अभी इस प्रॉपर्टीज देखो नाम से, तो ये परफेक्ट है ना, दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। नथिंग इज परफेक्ट इन दिस यूनिवर्स। प्रूफ कर लीजिए, मैं प्रूव कर दूंगा। अब कुछ भी लेके आप बोलोगे सर ये परफेक्ट है, नो, even Amir Khan is also not perfect. He presumes and he tries to become perfect. Everyone tries to become perfect, but practically not possible. ठीक है ना? Because आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं एंट्रोपी, and the entropy of the universe is continuously increasing. The universe is expanding. Okay, तो आप अलग अलग जोन से, अलग अलग डायमेंशन से कनेक्ट कर सकते हो इस कॉन्सेप्ट को, प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल, आइडियल सिचुएशंस को। तो अभी फ्लूइड के कॉन्टेक्स्ट में हम ये बता सकते हैं, वी कैन से दैट फ्लूइड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एन आइडियल सिचुएशन, दैट इज एन आइडियल फ्लूइड और एक रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड परफेक्ट फ्लूइड, रियल फ्लूइड इज ऑल्सो कॉल्ड एक्चुअल फ्लूइड। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट फ्लूइड आर, इट इज नॉन विस्कस। अभी मुझे बताओ,
दुनिया में कोई भी चीज़ नॉन विस्कस होती ही नहीं है। कोई अगर बोले कि उसकी विस्कोसिटी है 0, मान ही नहीं सकते। कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी, कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी, बहुत छोटी सी भी होगी लेकिन होगी, एकदम एग्जैक्टली 0 नहीं हो सकती। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है, क्लियर है ना। सो दिस इज नॉन विस्कस, मतलब आइडियल सिचुएशन है। इनकम्प्रेसिबल, अगेन एन आइडियल सिचुएशन, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओनली नॉर्मल स्ट्रेस, सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ऊपर से वर्टिकल फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है और बाकी नहीं हो रहा। ऐसा नहीं होता, कोई भी चीज़ हमेशा 90 डिग्री इंक्लाइन इस तरह से नहीं एग्जिस्ट कर सकती है। स्ट्रेस ऑब्वियसली मूवमेंट होंगे ना, आपका विंड है, आपके अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो ये जो फोर्स इस तरह का लगना था वो तो ऐसे नहीं लग करके ऐसे भी लग सकता है ना। आपका फोर्स ऐसे नहीं हो करके हवा आया, मान लो ऐसे लग गया, ठीक है। तो एग्जैक्टली ऐसा करना आइडियल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्लियर हुआ। एट द सेम टाइम एक्चुअल फ्लूइड इसका जस्ट अपोजिट, ये अगर नॉन विस्कस है तो रियल फ्लूइड जो प्रैक्टिकली संभव है वो विस्कस होता है। आइडियल सिचुएशन में अगर चीज़ें इनकम्प्रेसिबल है तो प्रैक्टिकल सिचुएशन में एक्चुअल फ्लूइड में वो कंप्रेसिबल होगा। परफेक्ट फ्लूइड अगर बोले तो ओनली नॉर्मल स्ट्रेस, खाली नॉर्मल स्ट्रेस इस तरह से एग्जिस्ट करता है, एंड एक्चुअल फ्लूइड में नॉर्मल और शियरिंग दोनों ही एग्जिस्ट करेगा। मैं समझाऊंगा आपको। फिलहाल अभी ये नोट कीजिए कि परफेक्ट फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड में दोनों में डिफरेंस क्या है। देन वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड्स। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड्स, और कौन से फ्लूइड्स के बारे में बात हो रही है, प्रॉपर्टीज ऑफ एक्चुअल फ्लूइड्स। 5 प्रॉपर्टीज है, ये 5 मेजर प्रॉपर्टीज है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर द एक्चुअल फ्लूइड्स, क्योंकि जो कुछ भी कैलकुलेशंस वगैरह आप करोगे, वट एवर द कैलकुलेशंस दैट यू विल डू, आप इन्हीं 5 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे करोगे। ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 प्रॉपर्टीज विल बी डूइंग द फर्दर कैलकुलेशंस इन दिस कोर्स। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज योर डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी। डेंसिटी मीन्स सबको पता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मास किसी एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में एग्जिस्ट कर रहा है। मास मीन्स द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस, उसको मास बोलते हैं, ठीक है ना। सो कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर एक यूनिट वॉल्यूम में एग्जिस्ट कर रहा है उसको डेंसिटी बोलते हैं। एंड वी रिप्रेजेंट दैट डेंसिटी विथ अ नोटेशन और अ सिंबल एज रो। इस रो, इसको बोलते हैं, ग्रीक लेटर रो है, और इस रो से हम लोग इस डेंसिटी को डिनोट करते हैं। देन वी हैव वॉल्यूम। वॉल्यूम तो पता है ना आपको, एरिया, वॉल्यूम, 3 डायमेंशनल में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसको वॉल्यूम बोलते हैं। वी रिप्रेजेंट दिस विथ वी। वी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर कुछ लोग ऐसे करके उल्टा ए करते हैं, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी ये जो वी है ना, दिस इज यूज्ड फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए कभी कभी ये टर्म यूज होता है, और इसीलिए हम एक उल्टा ए दैट इज कट मारते हैं in order to differentiate from this velocity. So it's just basically a notation. अगर आप convenient है इस notation को use करने के लिए वॉल्यूम के लिए, go for it. If you are convenient, V, capital V for volume, you can use it, and small v for velocity. Then we have temperature. Temperature सबको पता है, the degree of, बचपन में हम लोगों ने पढ़ा है, the degree of hotness और coldness of a body, ठीक है। और थोड़े बड़े होते हैं तब हम लोग उसको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वी डिफाइन इट एज द सम टोटल ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। तो अलग अलग चीज़ें हैं। देन वी हैव प्रेशर दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया में कितना आपका फोर्स लग रहा है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। एंड प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिव, ठीक है ना, टेंसाइल नहीं होता। टेंसाइल प्रेशर अगर हो जाएगा तो वो स्ट्रेस कहलाएगा, दैट इज टेंसाइल स्ट्रेस। ब्रॉडली स्पीकिंग प्रेशर इज ऑलवेज कंप्रेसिबल। देन वी हैव विस्कोसिटी। अब यहाँ पे विस्कोसिटी है ना, उसके लिए एक नोटेशन यूज होता है जिसको बोलते हैं म्यू। द नोटेशन यूज्ड हियर इज म्यू। यहाँ पे अब सिर्फ विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी भी 2 तरह के होते हैं, वन इज डायनेमिक विस्कोसिटी, वन इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सीखेंगे, अभी के लिए नोटेशन देख लो, ये भी यूज होता है और एक न्यू भी यूज होता है। सो दिस इज म्यू एंड दिस इज न्यू। सो ये जो म्यू हमने रिप्रेजेंट किया है इसको हम सिर्फ विस्कोसिटी बोलेंगे या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलेंगे, और ये जो न्यू यूज किया है इसको हम लोग बोलेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी या फिर मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। सीखेंगे क्या है। फिलहाल 5 प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्चुअल फ्लूइड्स क्या हो जाएंगे, डेंसिटी, टेम्परेचर, वॉल्यूम,
प्रेशर, विस्कोसिटी। क्लियर हुआ? अब टर्म आता है हमारे पास शीयरिंग स्ट्रेस। जैसे नाम से पता चल रहा है ना कि कोई भी चीज़ को आप शीयर करते हो, तो शीयर का मतलब जैसे आप हाथ इस तरह से ऐसे घसते हो ना, तो इस तरह से आप घस रहे हो। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अप्लाइंग अ टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स, आप सरफेस टू सरफेस आप रगड़ रहे हो, घस रहे हो। तो जब कभी भी आपका टेंजेंशियल फोर्स एग्जिस्ट करता है पिक्चर में, तो उस तरह के स्ट्रेस को हम लोग शीयरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस आपको पता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एज सिंपल। मतलब एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है। तो हम ऐसे अगर घस रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स ही लगा रहे हैं ना। अब वो अलग बात है कि हम इसको टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं। अब देखो ये वाला सरफेस है, इस पर मैं फोर्स ऐसे भी लगा सकता हूँ। ऐसे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ, इफ आई एम अप्लाइंग द फोर्स लाइक दिस, देखो ध्यान से, सो दिस इज नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। और इस नॉर्मल फोर्स एक यूनिट एरिया में कितना फोर्स मैं लगा रहा हूँ, दैट विल बी कॉल्ड एज योर प्रेशर। तो अभी जो मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे क्या निकालूंगा, प्रेशर। और अभी जो मैं इस तरह से फोर्स लगा रहा हूँ टेंजेंट के अक्रॉस, तब ये क्या हो जाएगा, शियर फोर्स। इसी शियर फोर्स को मैं पर यूनिट एरिया अगर निकालूं तो क्या बन जाएगा, शीयरिंग स्ट्रेस। क्लियर हुआ? शीयरिंग का मतलब घस देना, रगड़ देना। तो वी हैव गॉट अ नोटेशन विद अस, दैट इज शीयरिंग स्ट्रेस को हम लोग जो डिनोट करते हैं, वे यूज दिस सिंबल कॉल्ड ताउ। ये कौन सा नोटेशन है, ये आपका नोटेशन है आपका ताउ, इसको हम लोग ताउ बोलते हैं। देन वी हैव नॉर्मल स्ट्रेस, देन वी हैव नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस बोले तो प्रेशर, नॉर्मल स्ट्रेस बोले तो प्रेशर। सो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, आपको इससे किसी भी तरह से आप डिनोट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप पी से करना चाहते हो कर दो, आप सिग्मा से करना चाहते हो कर दो, आपकी मर्जी है। लेकिन इस पूरे फ्लूइड में द मेजर हीरो, द मेन हीरो इन द लीड रोल इज दिस ताउ। इसका ज़्यादा रोल नहीं है। ये आपका कहाँ पे रोल आएगा, स्टैटिक्स वाले केसेस में, फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक्स वाले केसेस में, फ्लूइड डायनेमिक्स में नहीं, हाइड्रोस्टैटिक्स में कभी कभी जरूरत पड़ सकता है, तो देखेंगे, बस समझ लीजिए। परफेक्ट फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें कोई भी शीयरिंग स्ट्रेस एग्जिस्ट नहीं करता है। अब ये दुनिया में तो संभव है ही नहीं कि शीयरिंग स्ट्रेस एग्जिस्ट ना करे, इसीलिए तो वो आइडियल है। सो परफेक्ट फ्लूइड को हम लोग फ्रिक्शनलेस फ्लूइड भी बोलते हैं, इनविस्कस फ्लूइड भी बोलते हैं, और नॉन विस्कस फ्लूइड भी बोलते हैं, और आइडियल फ्लूइड भी बोलते हैं। समझ में आया? ये आइडियल है, हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस एंड स्टडी। इतना क्लियर हुआ समझ में? चलिए यहाँ तक अब क्विकली रिकैप कर लेते हैं। हाइड्रोडायनेमिक्स मतलब क्या है? हाइड्रोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद द दो चीज, मोशन ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड के ही मोशन को, या फिर फ्लूइड में कोई अगर बॉडी मूव कर रही है उसके मोशन को, तो उसको हाइड्रोडायनेमिक्स बोलते हैं। फ्लूइड डायनेमिक्स, अगर पानी है फ्लूइड के जगह पे तो हाइड्रोडायनेमिक्स कहलाएगा। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस केपेबल ऑफ फ्लोइंग, लिक्विड्स और गैसेस हो सकता है। लिक्विड्स विल बी कंसिडर्ड इनकम्प्रेसिबल हाइपोथेटिकली, गैसेस आर कंसिडर्ड कंप्रेसिबल। प्रैक्टिकली स्पीकिंग लिक्विड्स आर ऑल्सो कंप्रेसिबल। ठीक है, ये क्लियर कर दिया। 5 प्रॉपर्टीज हैं एक्चुअल फ्लूइड्स के लिए, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी। शीयरिंग स्ट्रेस मतलब टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल स्ट्रेस और प्रेशर मतलब नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। परफेक्ट फ्लूइड बोले तो नो शीयरिंग स्ट्रेस मतलब फ्रिक्शनलेस, इनविस्कस, नॉन विस्कस और आइडियल। क्लियर? डिफरेंस हम लोगों ने देखा परफेक्ट फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड का। नॉन विस्कस, परफेक्ट फ्लूइड इज नॉन विस्कस, परफेक्ट फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, परफेक्ट फ्लूइड इज हैविंग ओनली नॉर्मल स्ट्रेस। फिर एक्चुअल फ्लूइड विस्कस होता है, एक्चुअल फ्लूइड कंप्रेसिबल होता है, और एक्चुअल फ्लूइड दोनों ही नॉर्मल और शीयरिंग स्ट्रेस होते हैं। यहाँ तक है। अब फ्लूइड को भी हम अलग अलग तरह से क्लासिफाई करते हैं। वी क्लासिफाई फ्लूइड्स इन मल्टीपल डिफरेंट टाइप्स ऑन कैटेगरीज। सो वन कैटेगरी वाज दैट बेस्ड अपॉन द आइडियलिटी ऑफ जो रियल में एग्जिस्ट करता है और जो हाइपोथेटिकल है। सो परफेक्ट फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड। परफेक्ट फ्लूइड बोले तो दीज ऑल फ्लूइड्स, रियल फ्लूइड बोले तो एक्चुअल फ्लूइड। गॉट इट? अनदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन इज न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन। अब ये क्या है? न्यूटन ने क्या दिया, उनका बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है फ्लूइड में भी। ऐसे तो है, हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फ्लूइड में उन्होंने बोला कि विस्कोसिटी पे उन्होंने एक लॉ दे दिया जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, और उन्होंने बोला
कि यदि अगर किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट, तो उस तरह के फ्लूइड को न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। मतलब इट फॉलोज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो कोई फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करे उसको बोला जाता है न्यूटोनियन फ्लूइड, एंड फ्लूइड विच डज नॉट फॉलो द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी दैट इज कॉल्ड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। सो क्लासिफिकेशन अगर हम लोग देखें तो न्यूटन बाबा ने क्या बोला कि जो शियर स्ट्रेस होता है ना, वो उसके वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है वो समझिएगा, मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। सी हियर, देखो ध्यान से। सपोज कहाँ पे बनाऊँ, हाँ, मान लीजिए कोई एक प्लेट है, यू हैव गॉट सम प्लेट, और इस प्लेट को आपने फिक्स कर दिया है यहाँ पे ज़मीन पे। अब हम लोग चलते हैं मॉलिक्यूलर दुनिया में। आपने इस पे एक बाल्टी पानी इस ज़मीन पे, इस फर्श पे फेंक दिया। जैसे ही आपने फेंका तो उसके क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स टच में आएंगे, एकदम मॉलिक्यूलर लेवल पे आते हैं। तो मान लेते हैं कि पानी का जो लेयर है, से सपोज ये पहला लेयर है, ये मोटा सा पहला लेयर है, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है। ठीक है, एकदम अच्छे से समझो। मान लीजिए दिस इज लेयर 1, दिस इज लेयर 2 एंड दिस इज लेयर 3। अब इस 3 लेयर्स के मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। लेट अस से कि ये जो पहला वाला लेयर है, दिस फर्स्ट लेयर, इसके मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ ग्रीन ग्रीन मॉलिक्यूल्स हैं, हालांकि सारे टच ही होंगे। तो ये ग्रीन ग्रीन आपके मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको। कैन यू सी दिस ग्रीन ग्रीन मॉलिक्यूल्स? थोड़ा मैं शेड भी कर देता हूँ। डायग्राम भी प्रॉपर साथ साथ में बनाते चलना, समझ समझ करके, वीडियो पॉज कर करके, ताकि आपको बाद में फिर से ये सब चीज़ ना करना पड़े। वरना अभी आप सिर्फ चाय पीते पीते या खाना खाते खाते बस ऐसे ही स्क्रॉल करते करते देखोगे, फिर सोचोगे बाद में नोट्स बनाएंगे, और बाद वो कभी नहीं आएगा। तो इसलिए जब आप लेक्चर देख रहे हैं तो साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते चलिए। सो दिस ग्रीन मॉलिक्यूल्स एज यू कैन सी, तो ये जो ग्रीन मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या है, यहाँ पे टच हो गए। अब एक कंडीशन होता है, टर्मिनोलॉजी, जिसको बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। नो स्लिप कंडीशन का मतलब, नो स्लिप मतलब स्लिप नहीं करना है, स्लिप नहीं करना है। तो मतलब इसकी जो ये जो लेयर की जो मॉलिक्यूल्स हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज लेयर्स व्हेन गेटिंग इन टच विथ दिस सरफेस, इट इज स्टिकिंग टू दिस सरफेस एंड इट इज नॉट स्लिपिंग, इट इज नॉट स्लिपिंग। कहने का मतलब ये जो पहला लेयर का, जो बॉटम लेयर का जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, वो इस सरफेस पे जा करके चिपक जा रहे हैं और स्लिप नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। समझ में आया? ओके, तो ये रहा, चिपक गया। अब देखो इसके ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स पे फोकस करो। लेयर नंबर 2, इसके ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स पे फोकस करेंगे। तो मान लेते हैं से सपोज ये ब्लू वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, ये सब लेयर 2 के मॉलिक्यूल्स हैं। लेट्स से दीज आर द लेयर 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और इसके ऊपर वाली जो थर्ड लेयर है उसके भी कुछ मॉलिक्यूल्स बना देते हैं। लेट्स से रेड मॉलिक्यूल्स। ये हो गए आपके रेड मॉलिक्यूल्स। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। ग्रीन वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाके फर्श पे जाके टक चिपक गए, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? यदि अगर मैं आपसे पूछूं, टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी फॉर दिस ग्रीन मॉलिक्यूल्स, ग्रीन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या होगी? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो u इज इक्वल टू लेट्स से सपोज 0 है, वेलोसिटी 0 है। ठीक है, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चल रहे हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। सपोज ये तो 0 हो गई, ये तो मूव नहीं कर रहा है, चिपक गया है। लेकिन क्या ये जो ब्लू मॉलिक्यूल्स है ये भी जाकर के चिपक जाएगा क्या? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। कंपैरेटिवली देखेंगे कि इसकी जो ब्लू वाली मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होगी वो जाहिर सी बात है
ग्रीन वाले मॉलिक्यूल से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ग्रीन वाला तो पूरी तरह से चिपक गया है ना, ब्लू वाला तो चिपका ही नहीं है, तो फ्लो में तो बहेगा। तो मान लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी है, लेट्स से सपोज 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स है तो ज्यादा हो गई। रेड वाली जो मॉलिक्यूल्स है इसकी भी वेलोसिटी नीचे वाले से ज्यादा होगी, लेट्स से सपोज 100 है। समझ में आ रहा है? तो देखो हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, जैसे ही ग्रीन वाली मॉलिक्यूल्स यहां पे जाकर के चिपक गई है तो इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। इसके ऊपर वाले लेयर के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज्यादा है, इसके ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज्यादा है। अब यहां पे कॉन्सेप्ट समझना कि जैसे ही ब्लू वाली मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज्यादा है और यहां पे कम है तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। मतलब इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब ये किधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो ब्लू वाली जो मॉलिक्यूल्स हैं दिस इज ट्राइंग टू मूव अहेड लाइक दिस, लेकिन ग्रीन वाली मॉलिक्यूल्स तो चिपका हुआ है, बोल रहा है नहीं। तो ये ग्रीन मॉलिक्यूल्स ब्लू मॉलिक्यूल्स को रोक के रखना चाहता है, रोक के रखना चाहता है। मतलब ब्लू वाली मॉलिक्यूल्स राइट जाने की कोशिश कर रही है और ग्रीन वाली मॉलिक्यूल्स ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स को बोल रहा है रुक, तू रुक, मैं तो रुक गया हूं, तू भी रुक, मतलब मैं भी डूबा हूं, तू भी डूब जा। ठीक है, तो ये खींचने की कोशिश कर रहा है पीछे। तो ये क्या हो रहा है, कौन रेजिस्टेंस किस पे लगा रहा है, ग्रीन मॉलिक्यूल्स आर अप्लाइंग रेजिस्टेंस ओवर ब्लू मॉलिक्यूल्स। गॉट इट? सिमिलरली अब रेड वाली जो मॉलिक्यूल्स है इसकी वेलोसिटी और ज्यादा है, तो ये रेड मॉलिक्यूल्स और ज्यादा स्पीड से जाने की कोशिश करेगा, ब्लू वाले मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा स्पीड से जाएगा, लेकिन रेड वाले मॉलिक्यूल्स ब्लू मॉलिक्यूल्स को आगे खींच के ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन ब्लू वाला मॉलिक्यूल्स बोलेगा नहीं नहीं मेरा उतना स्पीड नहीं है, रुको 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 रुको। अब यहां पे ब्लू मॉलिक्यूल्स रेड मॉलिक्यूल्स को खींच रहा है। सो हियर इन दिस केस हु इज अप्लाइंग रेजिस्टेंस ओवर whom? Blue molecules are applying resistance over red molecules and similarly the pattern follows. So ये जो रेजिस्टेंस एक लेयर दूसरे लेयर पे लगा रहा है, नीचे वाला लेयर दूसरे वाले लेयर ऊपर वाले लेयर पे जो रेजिस्टेंस लगा रहा है उसको बोला जाता है विस्कोसिटी। समझ में आया? इसी रेजिस्टेंस के मेजर को बोला जाता है विस्कोसिटी। तो अब हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो लिक्विड विस्कस ज्यादा होगा। जैसे आपने हनी देखा है ना, हनी के बॉटल को खोलते मतलब मधु, तो उसको खोलो और ऐसे पोर करो तो एकदम क्या होता है ना, लपेट लपेट करके एकदम फ्लो ऐसे से जाता है। और वह पानी ऐसे कर दो छर छर करके गिर जाएगा। इससे क्या पता चला कि पानी के केस में ये जो रेजिस्टेंस है ना वो बहुत कम है, और हनी के केस में रेजिस्टेंस जो है एक लेयर दूसरे लेयर पे जो लगा रहा है बहुत ज़्यादा है। तो इससे आप लाइफ लेसन ले सकते हो विस्कोसिटी से कि हमेशा कोशिश करें कि अपने हायर फ्रीक्वेंसी वाले लोगों से कनेक्टेड रहें। क्यों? क्योंकि यदि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लो है तो आप अगर हायर फ्रीक्वेंसी वाले लोगों से कनेक्टेड रहोगे तो हायर फ्रीक्वेंसी वाले लोग आपको लाइफ में आगे खींचने के लिए लेकर के जाएंगे, और यदि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी के नीचे वाले फ्रीक्वेंसी वाले लेवल से लोगों से आप कनेक्टेड रहोगे तो वो आपको पीछे खींचने के लिए कोशिश करेंगे। तो इट्स अ लाइफ लेसन। विस्कोसिटी टीचेस यू अ वेरी पावरफुल लाइफ लेसन, वेरी पावरफुल लाइफ लेसन। सीखिए उस चीज़ को। हमने देखा है वी ऑल आर एनर्जीज, हम लोग वाइब्रेट करते हैं विद सर्टन फ्रीक्वेंसीज। इसलिए मेरे को जब ये पता चली तो मैंने कट ऑफ कर दिया जितने भी सारे निगेटिविटी फालतू के बकवास जो एनर्जी किल करते हैं, टाइम किल करते हैं, फालतू के चीज़ में करते हैं, अननेसेसरी चीज़ों में, उनको हटा दिया। कॉन्टैक्ट लिस्ट हटा दिया, स्पेशली भक्स को कॉन्टैक्ट लिस्ट से भगा दिया उनको, क्योंकि उनको पता है उनका तो है नहीं, ग्रे मैटर है नहीं, कुछ करना ही नहीं है, पता नहीं क्या है, कुछ भी करते रहते हैं। सो आपको अपने फ्रीक्वेंसी के हायर फ्रीक्वेंसी पे जाना है और खींचते हुए लेकर के चले जाए ताकि वो उनकी एनर्जी और उनकी फ्रीक्वेंसी आपको हेल्प करे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। देन तो इसी चीज को समझ में आया, क्या बोलते हैं विस्कोसिटी, इसी मेजर को बोला जाता है विस्कोसिटी। क्लियर? अब फ्लूइड को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं जिसको बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, एक है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्विकली देखते हैं। न्यूटन ने बोला कि जो शियर स्ट्रेस है ना वो प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के।
अब यहाँ पे जो चीज़ आपको दिख रही है, यहाँ पे एकदम जीरो वेलोसिटी, तो यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी का प्रोफाइल बनाऊं तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। सी हियर, कैन यू सी दिस? क्या आपको साफ साफ दिख रहा है? मतलब आपको दिख रहा होगा कि ये ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है। मतलब क्या है, यहाँ पे एकदम जीरो वेलोसिटी, फिर थोड़े से ज़्यादा, 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 ठीक है ना। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ ग्रेडियंट, इसी ग्रेडियंट को, वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना, तो इसी स्लोप को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलेगा। तो यहाँ से डी यू डी वाई, समझ रहे हैं? चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी ये वेलोसिटी का है और ये आपका लेंथ है, किस लेंथ पे वो लिक्विड फ्लो कर रही है। तो डी यू बाई डी वाई बोले तो डी यू बाई डी वाई मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ। तो यहाँ पे स्लोप दिख रहा है ना आपको, तो न्यूटन ने बोला कि जो शियर स्ट्रेस है ना वो प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। यदि अगर आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा और कम कहने का मतलब सुनो, एक सपोज मैंने ऐसे कुछ बनाया लाइक दिस, और एक मैंने लेट्स से सपोज कुछ इस तरह से बनाया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि स्लोप किसका किस में ज़्यादा है। ये देखिए, एक तो ये होगा और एक ज़्यादा वर्टिकल होगा। किस में स्लोप ज़्यादा है, किसको बोलेंगे किसका स्लोप ज़्यादा है? हु स्लोप इज़ मोर, हु स्लोप इज़ लेस। तो हम लोग स्लोप मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे बोलोगे इस लाइन की स्लोप ज़्यादा है, इस लाइन का स्लोप आपका कम है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड कर रहा है। तो इस वाले केस में इसका ग्रेडियंट ज़्यादा है तो शियर स्ट्रेस ज़्यादा यहाँ पे लग रहा होगा या अप्लाई हो रहा होगा। इस केस में शियर स्ट्रेस कम लग रहा होगा। समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर टू यू? यदि अगर शियर स्ट्रेस कम लग रहा है तो रेजिस्टेंस कम लगेगा, और यदि अगर रेजिस्टेंस कम लग रहा है तो विस्कोसिटी इसकी कम होगी, इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। डिड यू गेट इट? क्योंकि विस्कोसिटी को अगर हम डिफाइन करें तो दिस बाय दिस है। अब यहाँ पे रिलेटिव चीज़ है, यदि अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा है, देखो यहाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर ज़्यादा है तो आपको क्या दिख रहा है, ये पूरा का पूरा फैक्टर कम हो जाएगा और विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो इस केस में विस्कोसिटी आपकी कम हो गई, इस केस में विस्कोसिटी आपकी ज़्यादा हो गई। कंपैरेटिवली अगर मान लेते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट हम दोनों के लिए सेम रखते हैं तो शियर स्ट्रेस जिसका ज़्यादा होगा उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। और मान लीजिए ये भी वैरी कर रहा है, ये भी वैरी कर रहा है, दोनों ही वैरी कर रहे हैं, तो कौन ज़्यादा डोमिनेंट है? अगर ये ज़्यादा डोमिनेंट है तो उसके बेसिस पे डिसाइडिंग फैक्टर ये होगा, ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है तो इसके बेसिस पे डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो हम लोग इस तरह से एनालिसिस करते हैं। तो न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, तो क्या बोला न्यूटन ने? न्यूटन सेड कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई होल पावर एन। यहाँ पे जो एन है ना, इसको बोलते हैं न्यूटोनियन इंडेक्स। यदि अगर एन की वैल्यू मान लीजिए 1 हो जाएगी तो वो एक लीनियर लाइन देगा। एन की वैल्यू चेंज होगी उस हिसाब से ग्राफ आपके चेंज होंगे। तो यहाँ पे देखिए ताउ इज प्रोपोर्शनल टू डी यू बाई डी वाई होल पावर एन। तो इस मछली को, प्रोपोर्शनैलिटी को भगाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो उसी कांस्टेंट को हम लोगों ने बोला म्यू। ताउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई होल पावर एन, वेयर म्यू इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब ये इक्वेशन तो हमारे पास बन गया है। अब खेला यहाँ पे है, यदि अगर म्यू कांस्टेंट है, म्यू इज कांस्टेंट मतलब म्यू चेंज नहीं कर रहा है, म्यू इज नॉट चेंजिंग, देन दैट केस दैट फ्लूइड इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड। ये तो वो वाला इक्वेशन कुछ इस तरह से बन रहा है, y इक्वल्स टू mx। तो यहाँ पे देखो ये ग्राफ बनाए हो ताउ वर्सेस डी यू बाई डी वाई। सो एक इंक्लाइंड लाइन है, वी हैव एन इंक्लाइंड लाइन, सो दैट इज न्यूटोनियन फ्लूइड। सो y इज इक्वल टू mx, ताउ इज इक्वल टू म्यू डी बाई डी एक्स। सो दिस इज नथिंग बट द स्लोप। गॉट इट? क्लियर हुआ? यहाँ पे ये है स्लोप आपका, ये डी यू बाई डी वाई है, x आपका म्यू है, ठीक है ना? तो ये कांस्टेंट। सो यहाँ पे ताउ इज इक्वल टू सॉरी x ये है और स्लोप आपका कांस्टेंट है। सो म्यू इज, यहाँ पे देखिए स्लोप आपका कांस्टेंट है ना इस पर्टिकुलर केस में, तो ताउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। नेक्स्ट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोले तो
नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, और यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 होनी चाहिए। n की वैल्यू जब तक 1 नहीं होगी तो आपका लाइन जो है वो स्ट्रेट नहीं बनेगा और न्यूटोनियन नहीं रहेगा। तो n भी 1 होना चाहिए और म्यू कांस्टेंट होना चाहिए। n अगर 1 है भी या नहीं भी फर्क नहीं पड़ता, म्यू चेंज करना चाहिए, म्यू शुड वैरी, ये चेंज करना चाहिए। तो दोनों ही केसेस में आपके ग्राफ डिविएट कर सकते हैं, चाहे म्यू को वेरी करा दो चाहे n को चेंज करा दो, तो दोनों ही केसेस में आपके चीज़ें बदल जाएंगी। तो ताउ इज इक्वल टू म्यू डी बाई होल पावर n, म्यू वेरिएबल होता है यहाँ पे भी। अगर विस्कोसिटी आपका वेरी कर रहा होता है तब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है। यदि अगर मान लीजिए विस्कोसिटी आपका वेरी नहीं भी कर रहा है, जैसे इस केस में विस्कोसिटी आपका वेरी नहीं कर रहा है, आपका जो क्या बोलते हैं ना, विस्कोसिटी आपकी वेरी नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं, आपका पावर ये चेंज हो रहा है, मतलब इसमें ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं और इस वाली इक्वेशन में म्यू कांस्टेंट है, बस इतना ध्यान रखना है। ताउ इज इक्वल टू म्यू डी बाई, इस वाली इक्वेशन में यदि अगर म्यू कांस्टेंट है, आंख मूंद करके हम बोल देंगे क्या, इट इज अ न्यूटोनियन फ्लूइड। यदि अगर म्यू कांस्टेंट नहीं है तब हम क्या बोलेंगे, इट इज अ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्लियर हुआ? ओके। अब यहाँ पे डिफरेंट अलग अलग तरह के आपके फ्लूइड्स दिख रहे हैं। इफ यू आर मेकिंग अ ग्राफ ऑफ दिस ताउ वर्सेस डी बाई, तो यदि अगर सिर्फ वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 हो जाए, वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा इस पूरे लाइन पे, और सिर्फ आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये वाली लाइन, वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 कहाँ होगा, यहाँ पे। ऐसे जाएंगे तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ रहा होगा, ऐसे जाएंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट कम रहा होगा। शियर स्ट्रेस यहाँ पे 0 है, ऊपर जाएंगे तो शियर स्ट्रेस बढ़ रहा होगा, नीचे जाएंगे तो शियर स्ट्रेस कम रहा होगा। तो अगर किसी भी फ्लूइड में देयर इज नो वेलोसिटी ग्रेडियंट, कोई वेलोसिटी ग्रेडियंट है ही नहीं, इसका मतलब इट इज एन आइडियल सॉलिड। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट 0 कहने का मतलब स्लोप इज 0, स्लोप इज 0 मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ठीक है ना। ग्राफ ये जो आपको दिखा, ये स्लोप अगर हॉरिजॉन्टल बन जाएगा तो वो क्या कौन सा केस हो जाएगा, सो दैट विल बी द केस ऑफ आइडियल सॉलिड। और यदि अगर मान लीजिए कि स्लोप आपका इनफाइनाइट हो जाए, एकदम इनफाइनाइट हो जाए, तब उस केस में क्या हो जाएगा, आइडियल फ्लूइड। अब ये नाम से आपको पता चल रहा है आइडियल नाम का जीवन में कुछ होता नहीं है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, कुछ होता नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता भाई। आइडियल सॉलिड डज नॉट एग्जिस्ट, आइडियल फ्लूइड डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आइडियल सॉलिड एग्जिस्ट नहीं कर रहा और आइडियल फ्लूइड भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब स्लोप जो है वो आपका इंक्लाइंड है, दैट मीन्स कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट स्लोप आपको कहाँ दिख रहा है, कांस्टेंट स्लोप आपको यहाँ पे दिख रहा है और कांस्टेंट स्लोप आपको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन ओरिजिन से जो कांस्टेंट स्लोप लाइन जो जा रही है, सो इसी लाइन को हम लोग बोलेंगे न्यूटोनियन फ्लूइड, मतलब इट फॉलोज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। It does not follow the Newton's law of viscosity. Why? Because it needs a minimum cutoff stress. तो ये जो टूथपेस्ट हमने दिखाया था ना, टूथपेस्ट को ऐसे करो तो क्या खुद से बहने लगता है? नहीं, उसको प्रेस करते हो, पिचुक करते हो तब निकलता है। तो वही पिचुक करने के लिए जितना आपको फोर्स लगाना, वो ये फोर्स है, दिस फोर्स, दिस मच, इतना आपको पिचुक करने के लिए आपको फोर्स लगाए, तभी टूथपेस्ट आपका निकला है। तो उसको बोलते हैं बिंघम प्लास्टिक, सिंघम का भाई है बिंघम प्लास्टिक, ठीक है। अब एक तरह का ऐसा फ्लूइड होता है जिसका जो आप देख रहे हो, इसका जो ग्रेडियंट है आगे जाते जाते कम होता जाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कम होता चल रहा है। और एक फ्लूइड इस तरह का है जिसकी वेलोसिटी ग्रेडियंट आगे चल करके बढ़ते चले जाती है, आगे चल करके बढ़ते चली जाती है। तो ग्रेडियंट कम होने का मतलब क्या है, ग्रेडियंट कम होने का मतलब है जैसे ये ग्रेडियंट कम हो रहा है मेरा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पे ज़्यादा है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो दोनों के केसेस में आपको दिखाया वेलोसिटी ग्रेडियंट ये ज़्यादा है। वेलोसिटी ग्रेडियंट सुनो, सपोज यहाँ से आपने इधर बनाया कुछ एक ट्राइंगल, यू आर मेकिंग अ ट्राइंगल लाइक दिस, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोले तो डी यू, ये रहा डी यू और ये रहा डी वाई। कहाँ पे लिखूँ, डी यू, इस पे देखो, सिर्फ इस पे ध्यान दो, डी यू बाई डी वाई।
इसको हमें ज़्यादा और कम कब बोलूँगा, जब du मतलब इसका जो ये डिफरेंस इन वेलोसिटी विल बी मोर, डिफरेंस इन वेलोसिटी विल बी मोर, तभी हम उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कुछ है, फिर यहाँ पे थोड़ी देर पे जाकर के ज़्यादा हो जाएगी, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप वेलोसिटी ग्रेडियंट कम होते चली जाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फ्लूइड की वेलोसिटी ग्रेडियंट कम होते चली जा रही है, मतलब एक वर्टिकल हुआ करता था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट कम हो रहा है ना। और जैसे ही हम इधर जा रहे हैं तो वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा होता चला जा रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट ज़्यादा होता चला जा रहा है, ठीक है। तो जैसे डायलेटेंट फ्लूइड मतलब कॉर्न स्टार्च और क्विक सैंड, ये आपने देखा होगा कि यदि अगर आप इसको थोड़ा सा मिक्स करने लगते हो ना, तो और गाढ़ा होने लगता है, देखा है आपने, गाढ़ा होने लगता है। जैसे आप मिक्स कर दिया, आपने शेयर फोर्स लगाया और वो गाढ़ा होता चला गया। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए जिसको आप बहुत स्टर कर रहे हो, मिला रहे हो, और वो पतला होता चल रहा है, जस्ट लाइक लस्सी, दही है तो थिकनेस है, लस्सी को इस तरह से मिक्सी में डाल दो और थोड़ा पतला हो जाएगा ना। तो हम शेयर फोर्स लगा लगा करके किसी भी लिक्विड के क्या बोलते हैं ना, विस्कोसिटी को हम कम कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं शेयर थिनिंग फ्लूइड। शेयर क्या बोलते हैं उसको, दैट इज कॉल्ड शेयर थिनिंग फ्लूइड। मतलब शेयर फोर्स हमने लगाया है और विस्कोसिटी कम होते चली जा रही है, और यहाँ पे शेयर फोर्स लगाया है, विस्कोसिटी ज़्यादा होते चली जा रही है। तो योगर्ट मतलब दही, उस पर आप शेयर फोर्स लगाओ, विस्कोसिटी कम होते चली जाएगी। फिर है कॉर्न स्टार्च या क्विक सैंड, इस पर आप शेयर फोर्स लगाओ, विस्कोसिटी कम होते, ज़्यादा होते चली जाएगी। क्लियर हुआ। सो हियर वी हैव स्यूडोप्लास्टिक। स्यूडोप्लास्टिक का मतलब शेयर थिनिंग फ्लूइड, कि अगर हम शेयर फोर्स लगा रहे हैं, देखो शेयर फोर्स लगा रहे हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है, वेलोसिटी ग्रेडियंट कम होता चला जा रहा है, गॉट इट। फिर यहाँ पे शेयर फोर्स लगा रहे हैं, मतलब ये फोर्स लगा रहे हैं, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका कम होता चला जा रहा है। शेयर फोर्स अगर हम लगा रहे हैं, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट आपका ज़्यादा होता चला जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो ये शेयर थिनिंग फ्लूइड है, ये शेयर थिकनिंग फ्लूइड है। एग्जाम्पल क्या है, स्यूडोप्लास्टिक का योगर्ट, और डायलेटेंट का कॉर्न स्टार्च या फिर क्विक सैंड, और न्यूटोनियन बाबा तो हमें पता है वाटर, जो पानी है। आइडियल फ्लूइड, आइडियल सॉलिड कुछ एग्जिस्ट करता नहीं। इतनी कहानी आपको समझ में आएगी। विस्कोसिटी भी मैंने आपको समझा दिया, क्या होता है विस्कोसिटी, देख लेते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड, फ्रिक्शन मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। सो इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड, तो फ्लूइड का जो इंटरनल फ्रिक्शन है अंदर का, ये वाला, दैट इज द विस्कोसिटी। ये रियल प्रॉपर्टी की फ्लूइड है, क्योंकि आइडियल फ्लूइड में तो विस्कोसिटी बोल रहे हो जीरो, विस्कोसिटी जीरो बोल रहे हो कि मतलब वहाँ पे नो स्लिप कंडीशन होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। फ्रिक्शन था तभी तो ये जाकर रुका ना। और मान लो हम एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि फ्रिक्शन ही नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो ग्रीन वाले मॉलिक्यूल्स रुकते ही नहीं, नो स्लिप कंडीशन होता ही नहीं, और ये ही नहीं रुकता तो ये अपने ऊपर वाले को भी रोकने की कोशिश नहीं करता, ये भी जा रहा होता, सारे लोग एक ही वेलोसिटी से जा रहे होते। सो आइडियल सिचुएशन में अगर हम लोग देखें, ग्राफ अगर हम लोग देखें कि अगर मैं मूवमेंट दिखाऊं, तो मान लीजिए कोई एक प्लेट है ना, तो इस तरह का समथिंग लाइक दिस, ये आपका आइडियल फ्लूइड का सिचुएशन है कि इधर भी सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी। रियल फ्लूइड और प्रैक्टिकल फ्लूइड का अगर हम देखें, यहाँ पे जीरो वेलोसिटी, यहाँ से ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, तो एक तरह का वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलता है, जिसको वेलोसिटी प्रोफाइल बोलते हैं, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया आपको। फिर एक ऑफर रेजिस्टेंस टू शेयरिंग, तो शेयरिंग के रेजिस्टेंस को ऑफर करता है डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमिक विस्कोसिटी। दो तरह के विस्कोसिटी को मैंने आपको बताया, एक है डायनेमिक विस्कोसिटी जिसको बोलते हैं म्यू। म्यू को कैसे डिफाइन करते हैं, म्यू इज नथिंग बट इसी वाले इक्वेशन से निकाल के लेके आओ, ताउ इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इसको 1 के लिए कंसिडर कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉ, तो म्यू इज इक्वल टू ताउ du बाई dy। तो इस म्यू को बोला जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ओके, नाउ म्यू की जो वैल्यू है वो ताउ और du dy दोनों पे डिपेंड कर रही है। सो प्लीज डोंट मेक अ मिस्टेक कि हम ताउ तो फिक्स कर दे रहे हैं तो ये बढ़ाने से क्या होगा, नहीं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपका शेयर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट दोनों पे ही आपका म्यू डिपेंड कर रहा है, वैरी कर रहा है।
कौन कितना ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, तो डायनेमिक विस्कोसिटी इसको बोलेंगे या फिर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलेंगे। एक और विस्कोसिटी होती है जिसको बोलते हैं काइनेमैटिक विस्कोसिटी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। सो न्यू का मतलब होता है म्यू डिवाइडेड बाय रो। रो मीन्स व्हाट इज रो? रो मीन्स डेंसिटी। तो यदि अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी को डिवाइड कर दें डेंसिटी से, उसको बोला जाता है काइनेमैटिक विस्कोसिटी। एंड दिस काइनेमैटिक विस्कोसिटी इज आल्सो कॉल्ड मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। लिख लो, इंपॉर्टेंट टर्म है मोमेंटम डिफ्यूजिविटी। मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, ठीक है। सो इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन हियर यू हैव टाउ इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस, du by dy इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्लियर हुआ? आखिरी चीज लेक्चर का यहां पे हमने फ्लूइड को डिफाइन किया था परफेक्ट फ्लूइड, एक्चुअल फ्लूइड। यहां पे हमने फ्लूइड को डिफाइन इसको क्या किया, क्लासिफाई किया न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब हम फ्लूइड को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम बोले तो टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट। मतलब कोई फ्लूइड जो है ना वो समय के ऊपर भी डिपेंड करती है, कोई फ्लूइड समय के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। सो जो समय पे डिपेंड करे दैट इज कॉल्ड टाइम डिपेंडेंट, जो समय पे डिपेंड ना करे दैट इज कॉल्ड टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट में कौन कौन से फ्लूइड्स आएंगे? आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स आएगा, सुपर फ्लूइड्स आएगा, टर्बुलेंट फ्लूइड आएगा, कंप्रेसिबल फ्लूइड आएगा। मतलब प्रैक्टिकल फ्लूइड्स इधर ही है। टाइम इंडिपेंडेंट में न्यूटोनियन फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड्स, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स। ठीक है, अब देखो न्यूटोनियन फ्लूइड, तो न्यूटोनियन फ्लूइड मतलब जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है उसको हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। ये भी एक आइडियल सिचुएशन ही है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये वाटर है ना, वेलोसिटी वाटर की विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। अगर आप माइक्रो लेवल पे जाकर के आप एनालिसिस करोगे तो आप वहाँ पे भी देखोगे वाटर की भी विस्कोसिटी डिपेंड करती है, थोड़ा बहुत वेरिएशन करता है, उसकी वेलोसिटी ग्रेडियंट और ये सब चीज़ चेंज करता है। तो उसका भी एग्जैक्ट लाइन इस तरह से नहीं होता है, प्रैक्टिकली नहीं होता है। आइडियल सिचुएशन में हम मान लेते हैं। ठीक है, तो इधर जो है टाइम इंडिपेंडेंट। तो ओवरऑल हम ये पता चला कि जितनी भी सारी फ्लूइड्स है दुनिया में टाइम पे किसी न किसी तरह से डिपेंड कर रही है। अब कैसे डिपेंड कर रही है? नॉन न्यूटोनियन में दो तरह के फ्लूइड्स आते हैं, एक है थिक्सोट्रोपिक, एक है रियोपेक्टिक। रियोपेक्टिक फ्लूइड का मतलब आपने देखा होगा कुछ ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जैसे जिप्सम पेस्ट है, उसको छोड़ दो बहुत टाइम के बाद जम जाता है ना, सॉलिडिफाई हो जाता है। स्टार्टिंग में आपने कुछ लिया था जिप्सम, आपने वो क्या किया, पुट्टी कर दी दीवार पे, ऐसे कुछ कर दिया, जब था तो लिक्विड टाइप का बह रहा था, फिर आप देख रहे हो अगले दिन के बाद थोड़ा ना सॉलिड हो जा रहा है। मतलब कुछ किए नहीं, उसको हिलाई डुलाई भी नहीं, खुद से सॉलिड हो जा रहा है या थोड़ा सा जम जा रहा है, उसकी विस्कोसिटी बढ़ जा रही है, मतलब समय पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी समय के साथ बढ़ते चली जाए उसको बोलेंगे रियोपेक्टिक। और कोई एक ऐसी फ्लूइड है जिसको आप मान लीजिए छोड़ दीजिए, वो पतला होता चला जा रहा है, जैसे आपका सीमेन हो गया, मतलब समझ रहे होगे, एडल्ट है तो समझ ही रहे होगे, आपने देखा भी होगा, व्हेन द फ्लूइड कम्स आउट फ्रॉम योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी, जब निकलता है तो बहुत गाढ़ा टाइप का रहता है और उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने देखा होगा कि वो पतला होता चला जाता है। सो दैट कम्स अंडर दैट। देन वी हैव केचप। केचप बोले तो आपका सॉस यूज करते हो, तो सॉस में आपने देखा होगा कि कभी कभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समय के साथ वो पतला होता चला जाता है, तो वो पतला होता चला जाता है। फिर आपका पेंट्स है, घर में रखा होगा पेंट, आपने देखा होगा, मतलब जब आप लाए थे तो थोड़ा गाढ़ा था, 4 दिन 5 दिन के बाद या 1 महीना के बाद देखते हो तो वो काफ़ी पतला होता रहता है, मतलब देख के लगता है कि कैसे टिकेगा कि नहीं टिकेगा। सो कोई भी ऐसी फ्लूइड है, विच एवर द फ्लूइड, जो कि टाइम के साथ अपनी विस्कोसिटी को कम करते चली जाती है, जिसकी विस्कोसिटी कम होते चली जाती है, उस तरह के फ्लूइड को बोलते हैं थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड। और कोई एक ऐसी फ्लूइड है जिसकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं रियोपेक्टिक फ्लूइड्स।
सुपर फ्लूइड्स का मतलब होता है वैसे फ्लूइड्स जो क्वांटम बिहेवियर शो करते हैं। क्वांटम बिहेवियर्स का मतलब जैसे आपका क्रीप हो गया, जीरो विस्कोसिटी हो गई, मतलब इस तरह के जो क्वांटम बिहेवियर्स है ना उसको फ्लूइड सुपर फ्लूइड्स बोलते हैं। सिलेबस में नहीं है, बस नाम सुन लो। टर्बुलेंट, कंप्रेसिबल, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब टाइम डिपेंडेंट है। टर्बुलेंट का मतलब जो केओटिक होता है, समय के साथ में छितर छितर बढ़ जाता है, स्पीड से कम से। कंप्रेसिबल मतलब जिसको आपकी डेंसिटी आप चेंज कर सकते हो। टाइम इंडिपेंडेंट मतलब नॉन न्यूटोनियन आइडियल फ्लूइड्स और इनकम्प्रेसिबल। यहाँ पे एक टर्म है जिसको बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल, इस पर थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। ये जो हमने लिखा है ना इनकम्प्रेसिबल, तो आप ये सेंस समझिएगा कि इनकम्प्रेसिबल का मतलब जिसको हम दबा नहीं सकते। नाम से पता चल रहा है, जिसको हम प्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, तो उस तरह के फ्लूइड्स को क्या बोलते हैं? इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, टेक्निकली स्पीकिंग उसमें होता क्या है, इसमें हम डेंसिटी चेंज नहीं होती है। तो यदि अगर हम बोलें कि इनकम्प्रेसिबिलिटी है या इनकम्प्रेसिबल है, सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग, देयर इज नो चेंज ऑफ डेंसिटी। आपको ये चीज याद रखना है, देयर इज नो चेंज ऑफ डेंसिटी। और कंप्रेसिबल जब बोलेंगे सो देयर विल बी अ चेंज ऑफ डेंसिटी। क्लियर हुआ? सो इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से ग्रास्प किया होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। एक बार अच्छे से इसको अपने तरह से सारे नोट्स को प्रिपेयर कर लेना। ये सब डायग्राम्स आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ये सब माइंड के विजुअलाइजेशन से होता है जब आप कॉन्सेप्ट को समझते हो, सीखते हो। जब मैं अपनी बुक लिखूंगा तो जो भी विजुअलाइजेशन है वो सब डालूंगा, और उस समय आप तो नहीं पढ़ रहे होंगे, आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और आने वाली जनरेशन्स पढ़ रहे होंगे। तो दीज आर द थिंग्स दैट वी डिस्कस्ड। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आया होगा। तो कोर्स है हमारा फ्लूइड डायनामिक्स का, और ये है सेकंड लेक्चर जिसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स के बारे में सीखा। पहला लेक्चर यदि नहीं देखे हो तो जा करके देख लीजिएगा। और यदि अगर आपको जूम का कोर्स एनरोल करना है और आपको मन है कि मेरे से आप पर्सनली 1-to-1 आप पढ़ो, तो आप एग्जाइडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आप कोर्स एनरोल कीजिए और वहाँ पे जा करके उस एग्ज़ाम ओरिएंटेड कोर्स को कवर कीजिए और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कीजिए। पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ कि लोग हमें अंडर एस्टिमेट करते हैं, पता नहीं क्यों, ट्रस्ट इश्यूज होता है। लेकिन आपको बोलता हूँ कि विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए, जो पढ़ाएंगे वही आएगा और बाकी नहीं आएगा, मतलब नहीं पढ़ाए तो नहीं आएगा, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ। तो आपका फोकस किधर होना चाहिए? स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए। आप क्यों लेक्चर देख रहे हो? क्योंकि आपको स्कोर मैक्सिमाइज करना है। आपको मैथमेटिशियंस नहीं बनना है, आपको फ्लूइड डायनामिक का एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। स्कोर को मैक्सिमाइज तभी होगा जब आप वही पढ़ोगे जो एग्जाम में आएगा। इसीलिए एग्जाइडमी के ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे कोर्स जा करके एनरोल कर लेना और साइड हो जाओ। उसको छोड़ करके लाइफ में कुछ और नहीं करना है इस पर्टिकुलर मैथ्स ऑप्शनल को लेकर के। नहीं तो आप कोर्स भी करते हो, किताब भी खरीदते हो, ये नोट्स फलाना नहीं, एवरीथिंग वो हम लोगों ने ऑलरेडी मेहनत कर दिया, इसीलिए तो फीस ले रहे हैं ना वहाँ पे, क्योंकि वो ऑलरेडी मेहनत है वहाँ पे किया हुआ है। आपको बनाया बनाया चीज़ें जा करके आप खा लो, अगर आपका मन है तो। अगर नहीं मन है, ठीक है, यूट्यूब जिंदाबाद। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।